कल भारतीय बाजारों में बना इतिहास और रिकॉर्ड हाई पर बंद होते हुए दिखे बैंक निफ्टी और निफ्टी बस इतिहास बनाने से थोड़ा सा दूर। आज दुनिया भर के बाजारों से हैं थोड़े कम संकेत, लेकिन जितने हैं उतने हैं मजबूत। कल की तेजी को कितना हम आगे और बढ़ाएंगे और किन लेवल्स पर रखनी है नजर, इसी पर होगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बिल्कुल पूरा फोकस करना है कल के रिकॉर्ड्स के बाद आज क्या नए रिकॉर्ड बाजार बना सकता है, निफ्टी की चाल कैसी रहेगी उस पर भी करना है फोकस। बिल्कुल, बात तो आपसे बहुत सारी करनी है, नंबर्स भी बहुत सारे हैं, उसका भी आपको विशेष, और आज एक विशेष दिन भी है जो हम थोड़ा आगे विस्तार से उस पर भी बातचीत करेंगे। थोड़ा हिंट आपको हमें देखकर मिल ही रहा होगा इसके बारे में। बिल्कुल, बट तो सब सोच रहे होंगे कि आज दीप और अनिल क्यों इस तरह के सडनली टायर के भारतीय परिधानों में कैसे, तो उसकी भी एक वजह है, बात करेंगे। थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। हाँ, पर पहले आज के जो ट्रिगर्स हैं वो बिल्कुल, आज के ट्रिगर्स बहुत ही जबरदस्त और बड़े जबरदस्त जोश भरने वाले ट्रिगर्स हैं। अच्छा, भले अमेरिका और यूके बंद थे कल, ब्रिटेन में छुट्टी रही हो, लेकिन जो ट्रिगर्स के जिनके दम पे आज के सेशन की शुरुआत करनी है, भले आपकी आंखों में नींद हो, लेकिन ट्रिगर्स बड़े जबरदस्त है। जरा मैं आज के 4 ट्रिगर आपको बता दूं जिनके दम पर बाजारों में आगे एक्शन बढ़ेगा। यही है वो 4 ट्रिगर जिनकी वजह से आया है जोश। 0.12 सेकंड में एक्शन में MS धोनी। कौन कहता है कि उम्र हो गई है, कौन कहता है कि रिफ्लेक्शंस कम हो गए। आप देख सकते हैं इतना फास्ट स्टंपिंग, और वो भी किसकी, शुभमन गिल की, जो सबसे इम्पोर्टेंट विकेट। लेकिन सिर्फ एक ही टीम अच्छी खेली हो ऐसा नहीं है। साई सुदर्शन ने जिस तरह की इनिंग खेली है, एक और नया होनहार खिलाड़ी इस IPL से निकला है, वो साई सुदर्शन है। पता है इनकी बेस्ट प्राइस 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए इसे इन्हें 20 लाख रुपए में खरीदा गया है और 20 करोड़ का काम इन्होंने किया है। एस नाम के बैट्समैन से ध्यान रखना। हाँ, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और कहाँ 18 करोड़ के सैम करन और 14 करोड़ के हेनरी ब्रुक, उनके सामने 20 लाख के साई सुदर्शन। ये है कमाल। और सर जडेजा, सर ऐसे ही नहीं मिला है ना, वन एंड ओनली सर जडेजा। और वाकई में जो लास्ट बॉल पर 2 गेंद पर छक्के और चौके के साथ उन्होंने जिताया और CSK की जीत का जश्न, ये है आज के 4 बड़े ट्रिगर। सही ट्रिगर्स चूज करें। दीप, मैं तो पूरे जक्कर रात भर मैच देखा। आपने देखा पूरा सवाल है, पूरा, और विद फुल फैमिली। हम तो सब लोग इतने बड़े CSK फैन हैं, लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कल के मैच में 2-3 खास बातें हैं। पहली चीज़ तो ये कि 5वीं बार CSK और धोनी ने ट्रॉफी जीती है, और लगातार दूसरी बार हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस ने दिल जीता है। हाँ, बहुत अच्छा खेले और दोनों टीमें चैंपियन हैं। दोनों में से कोई भी हो सकता है, शायद पूरे 20 ओवर खेलते तो शायद गुजरात टाइटन जीत जाती, लेकिन जो भी हो, मतलब दोनों की टीमों का परफॉर्मेंस बहुत ही गजब था। तो मतलब दोनों ऐसे विनर हैं। सो ऐसा नहीं, और देखिए गुजरात को हराने वाला भी गुजराती था सर जडेजा। उनकी एक तरह से होम ग्राउंड ही आप कह सकते हैं, राजकोट के यहाँ से। दूसरी एक और ख़ास चीज़ इस बार ये कि इस बार आप चाहे पर्पल कैप देखें, ऑरेंज कैप देखें, दोनों भारतीयों को मिली है। शुभमन गिल और साथ ही साथ आपके मोहम्मद शामी। तो अब जो धीमे धीमे ना क्रिकेट में जो दबदबा है वो भारतीयों का बढ़ रहा है टॉप परफॉर्मर्स में। एक और चीज़ इस बार की जो खास बात रही, इस बार के सारे स्टार परफॉर्मर, सारे तो नहीं कहूँगा, ज़्यादातर स्टार परफॉर्मर है जो नौजवान खिलाड़ी है। शुभमन गिल से लेकर रिंकू सिंह से लेकर यशस्वी जायसवाल से लेकर साई सुदर्शन से लेकर इनफैक्ट नए नए प्लेयर्स बॉलिंग अटैक में भी जो आते दिख रहे हैं। तो ये कमाल है। तो ये बताता है कि बड़ी मजबूती के साथ हिंदुस्तान में क्रिकेट है। तो एक बहुत अच्छा, एक ऐसा फाइनल जो आप वैसा ही देखना चाहते हैं, लास्ट बॉल तक जाए, अच्छे वो डाउन द वायर जाए। सो जो परसों की जो थोड़ी बारिश की निराशा थी वो पूरी की पूरी खत्म हुई। एक बहुत बढ़िया मैच। और आई डोंट नो MS धोनी का ये आखिरी IPL है, ये कल हमने उन्हें आखिरी बार ग्राउंड पर खेलते देखा या नहीं, वो तो पता नहीं, लेकिन जो भी देखा वो लाजवाब था, अविस्मरणीय, नहीं भूलने वाला है। उम्मीद करते उन्हें सब लोग फिर से देखना तो चाहते ही हैं। आई डोंट नो अगले साल खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन पर उनका ट्रेंड रहा है हर बड़ी विक्ट्री के बाद कुछ ना कुछ वो सरप्राइज कहते हैं। और 2007 में बाल कटा लिए थे, 2011 में गंजे हो गए थे। अब इसके बाद क्या कुछ सरप्राइज लेकर आते हैं पता नहीं। देखिए, बट बहुत ही एक अच्छा टूर्नामेंट, अच्छी मैच, मजा आएगा। यही आज की ट्रिगर है। बाकी ट्रिगर क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन तो है बंद हमारे बाजारों के अपने ट्रिगर आपको पता ही है, बड़ी अच्छी मजबूती के साथ हम बंद हुए ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी ने कल इंट्राडे में बनाया है, क्लोजिंग बेसिस पे बनाया है। निफ्टी लाइफ हाई से बस 300 पॉइंट दूर है, कोई खास नहीं। सो आई थिंक ओवरऑल हमारा मूड माहौल तो अच्छा ही है, बढ़िया, अच्छा बिल्कुल बना हुआ है।
वैसे ऐसे मैच के बाद नींद आती है? इतना लेट जाए और फिर ऐसा आउटकम आए जो चाहिए उस समय नहीं आती, सुबह आती। जब जब उठने का वक्त, जब सोने का वक्त हो तब नहीं आती, जब उठने का वक्त, मतलब कैसे हम धक्का मार के आए हैं वो हम जानते हैं कि भाई नहीं, उठना तो है ही है। मैच अपनी जगह, काम अपनी जगह, बिल्कुल वैसा है। वैसे आज एक और इंटरेस्टिंग डे भी है जो इसके बारे में हम बात करें, बिल्कुल पोशाक है वो। हाँ बिल्कुल, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है और हम आज आप सबके साथ ये दिन मनाना चाहते हैं और मना रहे हैं। हाँ। क्योंकि जो हिंदी में पत्रकारिता की शुरुआत इसी दिन से हुई थी, पहला हिंदी अखबार इसी दिन से निकाला गया था। उसके उपलक्ष्य में आज के दिन को 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है और हमें इस बात पर खुशी है कि हमने स्टॉक मार्केट को, शेयर बाजार के कवरेज को, बिजनेस जर्नलिज्म को हमने हिंदी तक लाने की कोशिश की है। एक ईमानदारी से कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। कोई अंग्रेजी से बैर नहीं है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं का अपना अपना महत्व, और बिजनेस की भाषा आमतौर पर अंग्रेजी है ही, लेकिन क्या हिंदी भी बिजनेस की भाषा हो सकती है? क्या हिंदी भी शेयर बाजार की भाषा हो सकती है? और क्या बड़े बड़े जार्गन्स और मुश्किल शब्दों के साथ अंग्रेजी में बाजार को और बिजनेस को समझना जो मुश्किल काम होता है आम लोगों के लिए, क्या उसे आसान करके हिंदी में रखा जा सकता है? आप और हम जैसे बात करते हैं आमतौर पर घर पर या जब कॉफ़ी टेबल पर बैठते हैं, और वही बात उसी तरीके से अगर की जाए तो क्या ये संभव हो सकता है? ये करने की एक ईमानदार कोशिश हमने की है। तो आज मैं आप सभी से भी निवेदन करूंगा कि जो हमारी कोशिश है उस पर जरा अपने वोट दें, अपनी राय दें। हमने ये कहा कि भाई आपको हमारे में क्या अच्छी बात लगती है, और साथ ही आपके कोई सुझाव है तो वो भी लिखिए। दोनों, ऐसा नहीं कि हम खाली अपनी बढ़ाई करवा रहे हैं आपसे, हाँ हाँ बढ़ाई कर दो जी, नहीं। जो कुछ ऑप्शन हमने दिए, पहला ये कि हम हल्का फुल्का तनाव मुक्त माहौल रखते हैं, हंसी मजाक चलती है, वो आपको पसंद है। विश्लेषण, हम आपको सही वक्त पर सही विश्लेषण देने की कोशिश करते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ, अगर कोई ऐसा समय आएगा जब बिल्कुल आपको नहीं लेना, तो वो भी हमने मुहिम रखी। तो अब जहाँ से बाजार वापस घूम रहे हैं वहाँ से आपको खरीदना भी है। कब बड़ा खरीदना है, कब सिंगल्स लेने हैं, कब चौके छक्के मारने, पिच कैसी है, वो पिच रिपोर्ट देने का काम, खेलते तो आप ही है, हमारा काम आपको सही पिच रिपोर्ट देने का वो करते हैं। खबरें हम चाहे वो नतीजों का वक्त हो या बाकी कभी भी जल्दी से जल्दी आपको और सही सटीक खबरें देने का काम करते हैं। ये 3 चीज़ें तो हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। चौथी अगर कोई आपको लगता है वो हो तो वो भी आप बताएं। तो आप अपने जवाब जरा भेजिए, लिख के भेजिए, तो हमें भी फीडबैक मिलेगा। और कुछ आपके सुझाव है तो भी इसे बताइए। और इसी वजह से आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर हम सब आज भारतीय परिधानों में, और स्मार्ट लुक कैसे, वैसे मजा आता है। ऑफ कोर्स बिल्कुल, कोई सवाल ही नहीं है, बिल्कुल। ये तो अच्छा, हम स्पेशल ओकेजन्स के लिए सेव करते हैं और मज़ा आता है। हाँ, थोड़ा स्पेशल लगना चाहिए। स्पेशल हाँ, तो कई बार लोग कहते हैं कि आप रोज सूट पहनते हो, ये स्पेशल है। हाँ, वो रेगुलर है। एग्जैक्टली। ये हर दिन करेंगे तो फिर वो फील चली जाए। हाँ, तो स्पेशल तो ये है। करेक्ट सर। वो रेगुलर है ना। ये स्पेशल फीलिंग देता है, भारतीय होने की बहुत अच्छी फीलिंग देता है। मज़ा आता है सर, बिल्कुल। चलिए फिर थोड़ा आज के बारे में भी समझा जाए। बिल्कुल। काफ़ी सारी चीज़ें वैसे तो आज मिसिंग है। यूजुअली जो इतने सारे ट्रिगर्स हम यूज्ड टू हो गए, स्पेशली अर्निंग सीजन में आते हैं। कल ग्लोबल एक्शन भी थोड़ा मिसिंग था, बट उसमें एक सवाल ज़रूर बनकर आ रहा है सर, क्योंकि आज सुबह फिर टाइम मिला बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने का। हम वजह ढूंढते रहते हैं बाजार में, कोई ना कोई ट्रिगर आता रहे ताकि बाजार की डायरेक्शन समझ में आती रहे। अब वो SVB का संकट खत्म हो गया, बैंकिंग क्राइसिस भी फिलहाल बात नहीं हो रही है उसकी। कर सीमा की बात चल रही थी पिछले 2-3 हफ्तों से, वो अब सुलझ गई है। अर्निंग सीजन भी खत्म होने को आ गया है। तो अब अगला ट्रिगर कौन सा निकल रहा है जिस पर हम फोकस करेंगे सर? मेरे ख्याल से जून की जो पॉलिसी होगी, अब वो बड़ा ट्रिगर होगा कि उस पॉलिसी में फेड क्या करता है। वहाँ से हम संकेत लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आम राय ये बन चुकी है जी, इस बार ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी। तो अगर नहीं बढ़ती तो उम्मीद के मुताबिक है, बढ़ती तो समस्या है, और नहीं बढ़ती है तो आगे के लिए क्या डायरेक्शन है, बढ़ती तो बढ़ने के बाद क्या डायरेक्शन है। तो इस बार की मेरे ख्याल से एक बार वोटिंग हो जाए शांति से, क्योंकि अभी भी बीच बीच में इक्का दुक्का लोग वो थोड़े है ना बोलते रहते हैं, हम खुश नहीं। हाँ, नोटिस करने के लिए, ताकि मुझे भी आप नोटिस करिए प्लीज़। हाँ, मतलब मैं रेगुलर वही बात करूंगा तो मुझे कोई देखेगा नहीं। तो 2-4 लोग हैं वहाँ के संसद में जो बोलते रहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, ज़्यादा रियायतें दे दी आपने, ये कर दिया वो कर दिया। तो बट मोटा मोटी लग रहा है कि कल देर रात अमेरिका में इस पर वोटिंग होकर मामला क्लियर हो जाएगा। कर्ज सीमा जो है वो 2 साल के लिए बढ़ जाएगी। दीप, अगर मैं सही समझ रहा हूँ, बग्गा साहब आएंगे तो उनसे पूछना भी है कि अगर 2 साल के लिए बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या अगले साल ये झंझट नहीं आएगा, या अगर बढ़ी हुई लिमिट से ज़्यादा उन्होंने खर्चा कर दिया तो आएगा। वो मैंने पढ़ने की कोशिश नहीं की।
सबको हम ही करेंगे, बग्गा साहब क्या करेंगे? तो बग्गा साहब के आ रहे लिए हैं वैसे आज? आज है, हाँ आज आ रहा है, बस बग्गा साहब के लिए सवाल तैयार है, इसलिए मैंने कहा हाँ आज ही तो है। मैं अभी तक वो मैं कल वाली फीलिंग में ही चल कल रहा हूँ। शायद वो थोड़ा ट्रैवल कर रहे थे इसलिए नहीं आ पाए। सो बग्गा साहब बताएंगे अभी कि अगले साल वापस से परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी या बढ़ी हुई लिमिट पर परमिशन लेनी पड़ेगी अगर ज़रूरत पड़े तो, उसका मतलब समझेंगे। बट ओवरऑल मेरे ख्याल से दो चीज़ें देखनी है, एक आगे पॉलिसी की उम्मीदें और दूसरा अब स्टॉक मार्केट का रिएक्शन, क्योंकि अब तक स्टॉक मार्केट रुके हुए थे, दबे हुए थे कर्ज संकट को लेकर। अगर कर्ज संकट खत्म होने के बावजूद अमेरिका के बाजार नहीं चलते हैं दीप, तो फिर प्रॉब्लम दूसरी है। राइट। तो फिर अमेरिका के बाजारों में तेजी और मजबूती है नहीं, ये क्लियर है। और अगर इसके बाद अगर अमेरिका के बाजार चढ़ना शुरू हो जाते हैं तो फिर ठीक है कि एक ट्रिगर के लिए इंतजार कर रहे थे, उसके लिए रुके पड़े थे, अब हो गया, अब हमें आगे बढ़ना है। सो आई थिंक कल के बाद से अमेरिका का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कायदे से बढ़ना चाहिए, करेक्ट। हाँ ये चीज़ आपकी निकल गई। आप पॉलिसी में उम्मीद करें कि ब्याज दर नहीं बढ़ेगी, उसके बाद क्या कारण है कि आप ना बढ़े। अगर फिर भी आप नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब भाई समस्या है आपकी। सो मेरे ख्याल से अमेरिका का अब यहाँ से चलना बढ़ना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली डाउ का। नेस्डेक तो बढ़ा हुआ ही है, नेस्डेक तो थोड़ा कम ज़्यादा भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 9-10 महीने की ऊंचाइयों पर चल रहा है, करेक्ट। तो नेस्डेक तो अपना काम कर रहा है, डाउ नहीं कर रहा है। और मैं आपको ये कहूँगा कि डाउ के बजाय दीप अब मैं एक चेंज करने की सोच रहा हूँ। अच्छा। अब मेरा फोकस मैं थोड़ा S&P पर शिफ्ट करना चाहता हूँ। मैं उस पर थोड़ी पढ़ाई कर रहा हूँ अभी ऑलरेडी, कि मुझे लगता है कि ब्रॉडर मार्केट के डायरेक्शन के लिए S&P 500 को देखना ज़्यादा ठीक है, वहाँ से संकेत लेना ज़्यादा ठीक है। प्रॉब्लम एक ही है, उसके फ्यूचर्स अभी तक प्रॉपर्ली ट्रैक नहीं होता। आई डोंट ट्रेड होते नहीं होते बट ट्रैक इतना नहीं होता है। इसलिए हाँ, इसलिए थोड़ा सा इंडिकेशंस के लिए डाउ की तरफ बार बार घूम के देखना पड़ता है। मुझे लगता है ज़्यादा सही इंडेक्स अमेरिका का जो आपको वहाँ का डायरेक्शन ठीक दे वो S&P 500 है, न नेस्डेक है, क्योंकि नेस्डेक पे हम ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। डाउ वो प्राइस का एवरेज है, वो उसका नाम ही डाउ इंडस्ट्रियल एवरेज है। एग्जैक्टली। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है, वो इंडेक्स नहीं है। हमने इंडेक्स मान रखा है, वो उसका नाम ही वो 30 शेयरों का सॉरी हाँ 30 शेयरों का जो भी प्राइस का एक 5% बढ़ा, एक 8% बढ़ा, ये इन सब का प्राइस का एवरेज लेकर करता है, न कि मार्केट कैप के बेसिस पे निकल कर आता है। तो वो एक तकनीकी तो नहीं कहूँगा, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इसकी। जब बनाया तब से ऐसे ही बनाया, ठीक है, तब से चल रहा है, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। बट आई थिंक S&P 500 ज़्यादा बेहतर इंडिकेशन है अमेरिकी बाजारों में तेजी या मंदी के लिहाज से, उस पर फोकस करें। बट ओवरऑल अब ये बहुत ज़रूरी है, इन दो चीज़ों के बाद अगर अमेरिका के बाजार नहीं चढ़ते हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है वहाँ। गॉट इट सर। चलिए तो देखते हैं कैसा रिएक्शन आएगा। आज लंबे वीकेंड के बाद अमेरिका के बाजार खुलेंगे। ये जो हाँ लंबे वीकेंड, मुझे लगा अपना लंबा वीकेंड आया। अभी टाइम है सर, अगले महीने है छुट्टी। नहीं, हाँ अगले महीने। अच्छा अगले महीने के पहले कोई लंबा वीकेंड नहीं? लंबा वीकेंड तो है ही नहीं। हाँ नहीं, 28 जून को एक छुट्टी रखी है, वो भी अगले महीने हो गया। हाँ वो भी मिड वीक है, वो मिड वीक है, वीकेंड वाली तो नहीं है। ओके, आई थिंक अब अगस्त में ही है जब लंबा वीकेंड। तो आपने खुद ने ये स्टडी की, सारी पढ़ाई की कि कब अगला लंबा वीकेंड कब है, छुट्टी कब है, मिड वीक है, या नूपुर से पूछा? सर बाकी सारा काम होना हो, हॉलीडे लिस्ट सबको साल की शुरुआत में तैयार हो गए। अच्छा पूरी टीम ऐसी है। अच्छा मैं फालतू में नूपुर को सोचा था कि वही ज़्यादा एक्सपर्ट है। सबके दिमाग में कौन सी छुट्टी कब आ रही है, आप पूछ लो, सोते पूछ लो, सब बता देंगे। वेरी नाइस। रहा आज के संकेतों का सवाल। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है, FIs और घरेलू फंड दोनों के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं। वायदा कारोबार के संकेत हैं न्यूट्रल, सेंटिमेंट और ट्रेंड है पॉजिटिव, यानी 6 में से 5 पॉजिटिव और 1 है न्यूट्रल। निफ्टी 18,500 18,575 पहला सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए, और इस रेंज में रुकना चाहिए। अगर आता है तो धीमे धीमे नज़र रखें कि कहाँ खरीदना है। 575 इमीडिएटली आपका सपोर्ट है, 500 के आसपास अच्छा एंट्री पॉइंट बनता है। इसके नीचे जैसे जाने की चांस कम है, लेकिन गए तो 18,400 450 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है, वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से भी और अदरवाइज भी। ऊपर की तरफ 18,640 18,690 पहली रुकावट की जगह, ये 50 पॉइंट की रेंज, इसको पार करके अगर टिके तो 18,725 18,785 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए, और आप में दम है, अब मैं अगर दम है और इच्छा है और स्किल है, एक्सपर्टाइज है, तो शॉर्ट भी करें वहाँ पर, उसके आसपास शॉर्ट करने में भी हर्ज नहीं है हाई रेंज में। बैंक निफ्टी 44,025 44,150 तुरंत प्रभाव से ये है आपके लिए सपोर्ट की रेंज। 44,000 के नीचे जाने पर
43,850, 43,950 ये आपके लिए अगला मजबूत सपोर्ट जोन निकल कर आता है। हो सकता है ये सपोर्ट जोन थोड़ा और नीचे तक आ जाए आपके लिए। 43,675 बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉटम है, बट उससे पहले ये सारे के सारे लेवल्स आपके लिए। ठीक है, गॉट इट सर। ऊपर की तरफ 44,400, 44,500 ये पहली रुकावट की जगह है। कल के हमारे सारे टारगेट 44,475 तक के अचीव हुए। 475 का फाइनल टारगेट दिया था दीप, 483 का हाई बनाया कल, एकदम परफेक्ट लेवल पर जाकर बंद हुआ है, जाकर पहुंचा है। तो 44,400, 500 पहली रुकावट की जगह। 44,500 के ऊपर निकलकर अगर टिके तो फिर कोई खास ऐसी रुकावट है नहीं। फिर 44,900, 45,000 तक की यात्रा बैंक निफ्टी करेगा आने वाले दिनों में। नोट आज का, आज जरूरी नहीं, क्योंकि एक दो दिनों में इस वीकली एक्सपायरी तक कभी भी कर सकते हो सकता है। तो अपने जो बड़े टारगेट 45,000 के, 44,500 का और 45,000 का दो टारगेट रखा था, 44,500 का ला गया है, 45,000 का टारगेट अभी भी बाकी है। एक्चुअली इस पे एक बार आपसे पूछ भी लूँ, आगे की स्ट्रैटेजी आगे बढ़े, क्योंकि बड़ी मूव के बाद हम देख रहे हैं, आपने कहा है कि इस बार की रैली में ये बात अच्छी रही कि ऐसा नहीं है कि एक तरफा मूव आई है, धीरे 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 बाजार ऊपर गया, मौका हर लेवल है। तो अभी लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन आ सकता है बाजार में? नहीं, या फिर लेवल्स अभी वैसे नहीं है कि? नहीं दीप, देखिए इसका, इस सवाल के दो जवाब है। पहला तो ये कि बढ़ने की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। बढ़ेंगे ये नहीं, ब्रेक लगा देंगे, यू टर्न ले लेंगे, वैसा नहीं। पहली चीज तो बहुत क्लियर। तो अभी भी मजबूती का ट्रेंड है, और मजबूती के ट्रेंड के पीछे सबसे बड़ी वजह न अमेरिका है, न कुछ और है, न ऐसा कुछ। एक ही है, फ्लोज, पैसा लगातार। जब तक एफआईएस का पैसा आ रहा है और जब तक आपके लोकल फंड का पैसा आ रहा है दबाकर, तब तक आप दिमाग लगाओ मत, तब तक आप तेजी के व्यू पे चलते रहो। ठीक है ना? जिस दिन पैसा आना कम होगा, बंद होगा, उस दिन देखेंगे पहली चीज। और वो दिन कौन सा है, और बंद अचानक से हो गया और हमें पता नहीं चला, तो ये सवाल तो जायज है आपका। तो फिर ऐसे में तेजी के मार्केट को ट्रेड करने का हमारा लाइफ टाइम फॉर्मूला जो हर बार काम आता है, वो भी इस बार आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। जिस दिन आपके स्टॉप लॉस के नीचे ट्रेड करना शुरू करे बाजार, उस दिन आपको डरना घबराना है। और आज इमीडिएटली आपका जो एकदम पहला स्टॉप लॉस 18,300 के नीचे होता है, 18,275 समझ लीजिए। जिस दिन 18,275 के नीचे अब निफ्टी बंद होगा, उस दिन आपको थोड़ा सा अलर्ट होना कि भाई देखो कोई मामला ठीक ठाक ऐसा एक आध दिन का है करेक्शन रनिंग, या फिर कोई बड़ी गिरावट की तैयारी हो रही है, टॉप तो नहीं बन गया। ये सवाल आपको तब पूछना है, आज नहीं। जिस दिन 18,275 के नीचे बंद हो उस दिन, हाँ, तब तक को सोचना ही। आपको एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताता हूँ निफ्टी पे। 20 ट्रेडिंग सेशन हो गए, निफ्टी 18,000 के ऊपर बंद हो रहा है। और अगर किसको 400-500 पॉइंट का रनिंग करेक्शन, 2-2.5% का जो जिसको रनिंग करेक्शन लगता है, उसके लिए तो 18,000 रॉक बॉटम है। करेक्ट, 18,000 रॉक बॉटम है। 5 दिन हो गए दीप, 18,300, 18,285 के ऊपर निफ्टी बंद हो रहा है। तो इसलिए मैं 18,275 की बात कर रहा हूँ कि उसके नीचे बंद होने पर ही आपको कमजोरी का पहला संकेत आते हुए दिखेगा। बैंक निफ्टी आपको एक और बताता हूँ, 19 दिन हो गए बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर बंद हो रहा है। 20 में से एक दिन खाली बंद हो रहा है, इफेक्टिवली 20 ही दिन मानना चाहिए। 43,000 20 दिन से आपने नहीं तोड़ा क्लोजिंग बेसिस पे। और 11 दिन हो गए दीप 43,675 के ऊपर बंद हो, 43,700 राउंड फिगर में अगर आप मानते हो तो कितने दूर है? 600 पॉइंट। 600 पॉइंट मतलब क्या? 1.5% भी नहीं। अब इससे छोटा स्टॉप लॉस कहाँ से लाओगे भाई? फिर क्या ऐसा मार्केट कभी नीचे जाए नहीं, रोज ऊपर ही जाए? तो आपके लिए स्टॉप लॉस बहुत ट्रिगर है। पहला कमजोरी का संकेत 18,275 और 43,675 के नीचे आएगा। 18,275 के नीचे निफ्टी बंद होता है तो आपको रिव्यू करना है, एक दो दिन की कमजोरी है, रनिंग करेक्शन है, या टॉप बनने के संकेत आ रहे हैं, एफआईएस बेचना शुरू कर दिया क्या, अमेरिका खराब है क्या, हमारा मूड सबका बेचने का, ये सब सवाल उस समय पूछना है। स्टॉप लॉस अपना ध्यान में रहे और फिर आप तेजी करो भरपूर, क्योंकि ऊपर कितना जाएगा पता नहीं ना। खुले नीले आकाश में आप 44,500 टॉप बनेगा, 45 या 46,000 किसको पता है, 18,887 के आसपास रुकेगा, 19,500 का किसको पता। सो आप बस अपना स्टॉप लॉस ध्यान में रखो और लगे रहो। ठीक है, डन, समझ गया सर। थोड़ा डेटा समझिए, कल वैसे बाजार ऊपर गए बट एफआईएस की पोजीशनिंग, पुट कॉल रेशियो दोनों थोड़ा हल्के हो, हल्का सही बट ठीक है ना, अच्छा है। मैं तो चाहता हूँ हल्के रहे। 62 से 60% आया, पुट कॉल रेशियो 1.33 आया, ये हायर साइड पे, लेकिन ओवरबॉट नहीं है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.10 पे बढ़िया है, कंफर्टेबल है। विक्स थोड़ा सा बढ़ा है, बढ़ना भी चाहिए, इतना कम विक्स ठीक भी नहीं है। जो तेजी की पोजीशन है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन जिनको छोटा स्टॉप लॉस रखना है इंट्राडे के लिए, वो होगा 18,475 का, 18,475, और क्लोजिंग बेसिस पे 18,300 या 18,275, जो भी आप समझ लें। 5-15 पॉइंट अपना दिमाग खुद लगा लें आप,
18,300 मैंने राउंड फिगर मिलेगा। एक काम करो, चलो 18,275 ही कर दो इसको, ताकि किसी की लाइफ में कन्फ्यूजन ही नहीं है। क्लोजिंग स्टॉप लॉस 18,275, ठीक है। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस 43,900, क्लोजिंग स्टॉप लॉस 43,675, यही रखें, इसमें छेड़छाड़ नहीं है। इंट्राडे में किसी को छोटा रखना है तो 44,150 का रखें, लेकिन मेरी राय नहीं, आपकी मर्जी पर है। शॉर्ट साइड पर अगर आप हैं तो होने तो नहीं चाहिए, बार बार लगातार एक ही बात बोल रहा हूँ, शॉर्ट ना करें, लॉन्ग करें ना करें आपकी मर्जी, शॉर्ट ना करें। फिर भी अगर है 18,725 आपका निफ्टी पर इंट्राडे क्लोजिंग दोनों स्टॉप लॉस 18,725 का होगा। ठीक है सर। बैंक निफ्टी 44,500 के आसपास का कल का हाई है, उससे थोड़ा सा ऊपर 44,550 का इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए। दोनों स्टॉप लॉस क्रिस्टल क्लियर। ठीक है सर, नई पोजीशंस पर आते हैं। खरीदे निफ्टी 18,450 के स्टॉप लॉस के साथ, 18,500 के नीचे थोड़ा लगाना है, 50 पॉइंट का क्वेश्चन लेके लगाया। 18,450 का स्टॉप लॉस है। 18,640 690 दो छोटे टारगेट, 725 750 दो मीडियम टारगेट, 785 और 810 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी निफ्टी में। जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं। अगर आपको मौका मिले 18,690 से 18,775 की रेंज परफेक्ट है, टुकड़ों टुकड़ों में बेचिए। यहाँ पर 690 पे थोड़ा 725 775 के आसपास थोड़ा और बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस लाइफ हाई के ऊपर का लगा रहा है, वो होगा थोड़ा दूर का 18,900 का। टारगेट जो बनेंगे 18,660 और 625 दो छोटे टारगेट हैं, 18,600 18,575 दो मीडियम टारगेट हैं, और 18,550 18,500 तक के फाइनल टारगेट के लिए यहाँ पर आपको करनी है बिग वाली। गॉट इट सर, ठीक है। बैंक निफ्टी 44,000 44,150 खरीदना है तो इसी रेंज में, और 43,950 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये टूट जाता है स्टॉप लॉस तो फिर खरीदने के लिए जो जगह बनेगी सीधा 43,700 के आसपास की आती है। 675 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसके आसपास आती है। सो मेरे ये ख्याल से यहीं पर खरीद लेना चाहिए। 44,000 से लेकर 44,150 अच्छी रेंज है। 43,900 डे ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस वहाँ लगाना है। 44,200 और 300 दो छोटे टारगेट, 475 575 की मीडियम टारगेट, इसके ऊपर कोई टारगेट है नहीं। 575 550 575 पार करके अगर लग गया तो फिर इसकी जहाँ मर्जी होगी वहाँ जाके रुकेगा। ये कहाँ रुकेगा बताएगा नहीं है, वो अश्वमेघ वाला घोड़ा है फिर ये निकल गया तो निकल। हाँ, इसको रोकने वाला कोई है नहीं, पकड़ने वाला कोई है नहीं। इसलिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय बैंक निफ्टी में इस रेंज में आपके लिए बनेगी। जो लोग बेचना चाहते हैं, अगर बेचने ही किसी को, और कोई तो बेच रहा है तभी तो रोज ट्रेड हो रहे हैं, तो जो बेचना चाहते हैं उनके लिए राय। कई बार लोग बोलते हैं आप तो दोनों तरफ की राय देते हो, तो मैं उस डिपार्टमेंटल स्टोर है हमारा, ठीक है ना, हमारे पास सब कुछ है। सब कुछ है, जो आपको चाहिए सब कुछ है। आपको 3 साल के लिए पैसा लगाना है, 5 साल के लिए लगाना है, 25 साल के लिए भी दिया है स्पेशल 25, बहुत सारे दिए है ना, 25 का भी है। वेल्थ क्रिएशन पिक 1 साल से 3 साल के भी है, रोज का भी 3 घंटे का भी है, 3 दिन का भी है, 3 हफ्ते का भी है। आपको क्या चाहिए बोलो, एग्जैक्टली है ना, सब कुछ है। तो इसलिए जिन लोगों को खरीदना ही है उनके लिए, जिनको बेचना ही उनके लिए है, जो है तो है भाई, सब तरह के लोग हैं, बेचना चाहते हैं, जो बेचना चाहता है 44,450 44,500 की रेंज में बेचिए। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा 44,600 का, ये पार हो जाए तो काट ही लेना भाई साहब। और नीचे का टारगेट जो होगा 44,325 और 44,200 दो छोटे टारगेट, 44,150 44,102 मीडियम टारगेट, और 44,025 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है बिग वाले, अगर करनी है तो। 44,000 की आदत डालनी है सर। डल गई मेरी तो तुरंत ही, मेरी डल गई बहुत। हाँ, मेरी बहुत जल्दी डल गई इस बार। आई एम ग्लैड, रेडी थे एकदम। हाँ, मतलब नहीं तो मुझे बहुत परिवर्तन करने में इतना मुझे जैसे जैसे उम्र बढ़ती परिवर्तन करना मुश्किल होता है दिन में लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए परिवर्तन जल्दी तो, हाँ, नीचे के लिए जल्दी मुश्किल से होता है, तेजी के मार्केट में जल्दी हो जाता है। चलिए ठीक है, तो ये आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और स्ट्रैटेजी। बैन लिस्ट में कोई स्टॉक है नहीं। ये जो आप खरीदारी के ट्रेंड बता रहे थे, कल भी दमदार आंकड़ा है, एक दिन डीआईएस का बड़ा आंकड़ा आ गया तो कल एफआईएस ने बोला मैं भी आपको करके दिखाता हूँ, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी बड़ी गिरी रही। दोनों लगे हुए हैं, दोनों लगे हुए इस समय। हाँ, मतलब मैं नहीं खरीदूंगा तो ये खरीद लेगा, ये नहीं खरीदूंगा, ये जो डर है ना एक दूसरे का, आई एम लाइकिंग, ये अच्छा है, मजा आएगा, मजा आ रहा है। दोनों को खरीदना है। वैसे पैसे सबके पास है, और पैसे क्या है, पैसा पानी की तरह है, जहाँ पैसे से पैसा बनता है वो पानी कैसे अपना रास्ता ढूंढ लेता है, किधर किधर इधर इधर, उसको कोई बताने की जरूरत नहीं कि इस पत्थर नहीं उस पत्थर के बीच में से निकलना, अपने आप ढूंढता है। हाँ, ये पैसा भी वैसा ही है, बोले पैसा पानी की तरह बहना, ऐसी कहावत नहीं बनी है। वो बिल्कुल अपना रास्ता ढूंढना, कहाँ पैसा बन सकता है। सो अब
जो पैसा पड़ा है फंड के पास में आ रहा है मार्केट में, अभी तक साइड में बैठ के देखते कितना देखोगे भाई, अब डालना पड़ेगा, मजबूरी में डाल रहे हो रहा है 44,500 में, मजबूरी मानूंगा मैं तो 39,000 पे क्यों नहीं डाला, करेक्ट है ना, करेक्ट तो मजबूरी में डाल रहे हैं। 350 करोड़ की थोड़ी छोटी खरीदारी एफआईएस की, लेकिन सामने 1250 करोड़ के स्टॉक्स खरीदे हैं, 1185 करोड़ के इंडेक्स खरीदे हैं, दमदार नंबर है। और लोकल फंड से भी 1840 करोड़ की बड़ी खरीदारी की है। मजे की बात दीपी कि मैंने एफआईएस को तो ऊपर में कई बार लेते देखा जी, ऐसा नहीं कि एफआईएस ऊपर में नहीं लेते हैं, एफआईएस तो कई बार लेते हैं ऊपर में। इस बार पहली बार लंबे समय के बाद ऐसा दिख रहा है कि इस पूरी तेजी को लोकल फंड ने मिस किया और Correct. अब इनकी हालत हो रही है खराब, और इसीलिए हमने टाइमली शो किया था। अब बताया भी भाई साहब जाग जाओ, आपके पास बहुत पैसे पड़े, हम बता रहे हैं, हम नहीं दिए ना, करेक्ट, हम ही कर रहे हैं एसआईपी, हम ही पैसा डाल रहे हैं, इतने पैसे पड़े डालो, करो, अब डालना पड़ रहा है। देखो 2 महीने पहले जाग जाते तो कमाई हो रही। और यूजुअली उल्टा होता है, ऐसे हमारे डोमेस्टिक फंड्स पहले पकड़ पहली लेते बार लंबे टाइम बाद पहली बार ऐसा हुआ कि लोकल फंड्स इस बार इसको मिस कर गए। इस बार एफआईएस खींच के ले आए 17,000 से यहाँ तक, और लोकल फंड्स दे ही रहे थे या नहीं ले रहे थे, अब थोड़ी मुश्किल है। अब आया, ठीक है सर। 65,000 करोड़ पड़ा है इनके पास, और इस महीने का और आ रहा है, हर महीने आता है अच्छा खासा, 15,000 करोड़ तो आएगा, और जैसे मूड सुधरेगा ना और ज्यादा आएगा, और ज्यादा आएगा। भाई जिसको लगाना है वो भी टाइम पास कर रहे थे ना, करेक्ट, कि भाई थोड़ा ठीक हो जाए फिर डालेंगे, लो अब लगाओ, कहाँ लगाओगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है सर। वायदा कारोबार कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स? इंपॉर्टेंट लेवल है 18,400 इमीडिएटली एक मजबूत सपोर्ट है, हालांकि है 200 पॉइंट दूर, 98 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 18,500 उसके थोड़ा सा ऊपर का एक लेवल है जो सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। डेटा थोड़े कम है, और बैंक निफ्टी में दीप 44,000 एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमीडिएटली आपके लिए नजर आता है। तो 18,400 से 18,500 सपोर्ट जो है निफ्टी में, और 44,000 बैंक निफ्टी पर, ये लेवल है बस। गॉट इट सर। चलिए, तो ये है आपके सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और आज की स्ट्रैटेजी। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, ये भी भरपूर रहेगा। पहले बिगुल अनिल जी के लिए स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर, कौन सा स्टॉक? आमतौर पर वैसे कैश के स्टॉक्स कम देता हूं, लेकिन आज स्टॉक ऑफ द डे में शोभा लिमिटेड यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दमदार नंबर्स आए हैं, 70% आय बढ़कर आई, कामकाजी मुनाफा थोड़ा सा बढ़ा है 9%, मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं 11 से 9.5%, एक वही थोड़ी सी चिंता की बात है, लेकिन मुनाफा 14 से 81 करोड़ आता 48 करोड़ आता हुआ दिखा है, लगभग 3 गुना होता हुआ दिखा है। दीप हर एक पैमाने पर बहुत दमदार परफॉर्मेंस है, हाईएस्ट एवर सेल्स कंपनी ने अचीव की है। 506 पर बंद हुआ है, 495 रुपये का स्टॉक लॉस, 515, 520, 525 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक कल भी 1% नीचे बंद हुआ है, और पिछले 3 महीने में 15% नीचे ही रहा है। रियल एस्टेट पर हम बुलिश हैं, नंबर्स को जस्टिफाई कर रहे हैं, नंबर्स के दम पर देखते हैं, आज एक्शन थोड़ा बहुत बन सकता है। कैश का स्टॉक है, एफएनओ का है नहीं। बिल्कुल, शोभा पर रखिए नजर, अच्छे नंबर्स हैं, और सेल्स का आंकड़ा तो बहुत ही बढ़िया आया है। और कोई नतीजों के लिहाज से? नतीजों के लिहाज से 2-3 और हैं। आईआरसीटीसी नंबर्स अच्छे हैं दीप, मतलब खराब नहीं है, लेकिन स्टॉक बहुत नंबर्स पर रिएक्ट करेगा, देखना पड़ेगा। अच्छा रेवेन्यू आया है, जो खासतौर से टूरिज्म जो बढ़ रहा है उसका असर आईआरसीटीसी के नंबर्स में दिख रहा है। टिकटिंग बढ़ रही है आपके लिए, वो हो ही रहा है। आउटलुक भी ठीक है, क्योंकि डिमांड अभी भी बनी हुई है, और दूसरे है कि एयरफेयर जिस तरह से आसमान छू रहे हैं, उसको देखते हुए रेलवे में फिर से डिमांड काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही, तो उस हिसाब से मुझे लगता है नंबर ठीक है। सिर्फ यही कि कल 3% ऑलरेडी मजबूती के साथ बंद हुआ, तो स्टॉक और कितना चलेगा कहना मुश्किल है, तो मैं प्राइस और टारगेट नहीं दे रहा, लेकिन नंबर्स ठीक है, बुरे नहीं है। हो सकता है गैप से अगर ऊपर खुला तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि कल स्टॉक ऑलरेडी 3% भागा हुआ है। अब 3% रिजल्ट से भागा था या मार्केट की वजह से, यही जाने, आज पता चलेगा। बाकी 2-3 नंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, सरकारी कंपनी के नंबर्स बढ़िया आते दिखे। एनबीसीसी लंबे समय बाद बहुत अच्छे नंबर्स दिए हैं, एनएचपीसी बहुत अच्छे नंबर्स है, तो इन दोनों सरकारी कंपनियों के नंबर्स, कैश मार्केट की छोटी छोटी कंपनियां हैं, एनबीसीसी और एनएचपीसी, अच्छे नंबर्स आए हैं यहाँ। चलिए, तो नंबर्स थोड़े अच्छे आए हैं, कैश के भी नंबर्स हैं जहां पर रिएक्शन है, आईआरसीटीसी ऑफ कोर्स नंबर्स के रिएक्शन रहेगा, और स्टॉक ऑफ द डे तो ऑफ कोर्स शोभा आया ही है अनिल जी की तरफ से। आइए फिर इन नंबर्स को थोड़ा और डिटेल्स में जाने। हमारी टीम के साथ भी कुशल, नुपुर, अरमान और साथ ही आशीष हैं तैयार। कुशल, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स खबरें कौन सी आज की? मॉर्निंग डीप ट्रिगर्स के लिहाज से आज ऑलमोस्ट फाइनल डे ही होने वाला है। Q4 नतीजों के लिहाज से इसके बाद 1-2 नंबर्स ही आते हुए नजर आएंगे। बंद, तो खत्म, आज छुट्टी। यस, मैं तो 31 तारीख सोचा था,
मुझे लगा एक दिन और आएगा, वो तो नंबर ऑफ दिन से ना 45 दिन, 60 दिन, 60 दिन, 60 दिन। अच्छा मैं महीने के हिसाब से हुआ, एक दिन और कम, वेरी नाइस। तो कल लास्ट डे है बड़े रिजल्ट का, तो परसों एक्शन, आज 30 तारीख है, तो कल जितना एक्शन आना आ जाएगा, पहली तारीख से वी विल एंजॉय लाइफ। ओके चलो, कुछ होगा ही नहीं बात कर रहे हो। नहीं एंजॉय तो सैलरी भी आएगी ना, तो एंजॉय करने के लिए तो मेन रीजन वो है। जी कुशल बताइए। तो नंबर्स में आज अपोलो हॉस्पिटल्स पर नजर रखिए, साथ ही अदानी पोर्ट्स के भी आंकड़े आते हुए दिखेंगे। एफएनओ स्पेस से टोरेंट फार्मा पर आपको फोकस करना है। टोरेंट फार्मा में नतीजों के साथ साथ फंड जुटाने पर भी कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। और बामन लॉरी इन्वेस्टमेंट्स पर भी नजर रखिए, नतीजे तो आएंगे ही, साथ ही शेयर बायबैक और बोनस शेयर जारी करने पर भी कंपनी फोकस कर सकती है। साथ ही आपको एक्स डेट है आईटीसी, यहाँ पर जो डिविडेंड इन्होंने दिया था, और वेदांता अंतरिम डिविडेंड 18.5 रुपये का दिया था, दोनों ही एक्स डेट आज ट्रेड करते हुए दिखेंगे। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से मार्च महीने का जो हाउस प्राइस इंडेक्स है यूएस का, वो आएगा। मई महीने का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आंकड़ों पर भी नज़र रखनी है। यूरोप के लिहाज से मई महीने का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आंकड़ा, यहाँ पर भी फोकस करिए। साथ ही एफएनओ स्पेस से, जैसे कि आईआरसीटीसी की अभी हम बात कर रहे थे, आय फ्रंट पर काफ़ी दमदार आंकड़े आए हैं। करीबन 40% ग्रो कर 965 करोड़ पर कंपनी ने अपनी आय दर्ज की है। कामकाजी मुनाफे के लिहाज से भी 16.5% तक की बढ़त है। मार्जिन्स में गिरावट है हल्की, 40.3% से घटकर 33.6% पर कंपनी ने मार्जिन्स दर्ज किए हैं। जहां तक मुनाफे का सवाल है, कंपनी ने 30% की ग्रोथ दिखाई है। 278 करोड़ के आसपास कंपनी ने मुनाफा भी दर्ज किया है। तो लार्जली आईआरसीटीसी नंबर्स आप कह सकते हैं मार्जिन्स के लिहाज से थोड़े से कम है, बट अदरवाइज बाकी पैरामीटर्स पर अच्छा प्रदर्शन रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स। आइए नुपुर से भी नंबर्स के बारे में डिटेल्स लें। मॉर्निंग नुपुर, बताएं। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आरबीएल, यहाँ पे नतीजे आपको कमजोर दिखेंगे। कंपनी की आय 11% से घटकर आई है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 8% की गिरावट दिखा रहा है। हालांकि मार्जिन्स में थोड़ा 15 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, 6.35% से बढ़ के 6.5% के आसपास आते दिखे। और मुनाफा भी देखें तो 5% की गिरावट इस क्वार्टर में आती हुई दिखी है। एनबीसीसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नतीजे यहाँ पे आए हैं। कंपनी की आय 14% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 42% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है। मार्जिन इंप्रूव होकर आए हैं 2.9% से बढ़ के 3.7%। और मुनाफा भी देखें तो 35 करोड़ से बढ़ के 108 करोड़ के आसपास आते दिखा है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स है यहाँ पे एनबीसीसी की तरफ से। कैंपस एक्टिविया काफ़ी कमज़ोर नतीजे यहाँ पे दिखेंगे, अनुमान से भी खराब नजर आ रहे हैं। कंपनी की आय देखें तो 2% से गिर कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 28% की गिरावट दिखा रहा है। मार्जिन 22% से घट के 16% के आसपास आते दिखे और मुनाफा बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आई है। स्टॉकक्राफ्ट यहाँ पर भी नतीजे कमज़ोर है। कंपनी की आय हालांकि 6% ऊपर है, लेकिन कामकाजी मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 62% की गिरावट यहाँ पर आती हुई नजर आई है। मार्जिन 5% से गिर के 2% और इस बार 6 करोड़ का लॉस भी किया है कंपनी ने। विजया डायग्नोस्टिक यहाँ पे स्टेबल परफॉर्मेंस क्वार्टर 4 के आते हुए दिख रही है। कंपनी की आय 4% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखे तो 3% की ग्रोथ दिखा रहा है। मार्जिन फ्लैट है 41% के आसपास और मुनाफा भी देखे तो आपको 15% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई दिखी है। गेना कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मिलीजुली परफॉर्मेंस आपको दिखेगी। कंपनी की आय 13% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा 22% ऊपर है। मार्जिन हालांकि दबाव में आते हुए दिखे, 25% से गिरकर यहाँ पे 20% के आसपास दिखे और मुनाफा भी देखे तो सिर्फ 1% की ग्रोथ दिखा रहा है। और लास्ट में नेशनल फर्टिलाइजर, मिले जुले नतीजे आपको यहाँ पर भी नजर आएंगे। कंपनी की आय तो 41% से बढ़कर आई है, लेकिन कामकाजी लेवल पे 330 करोड़ का घाटा किया और नेट लेवल पे भी देखे तो 236 करोड़ का घाटा इस क्वार्टर में आते हुए दिखा है। तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। ओके, तो ये है आपके लिए नंबर्स। नेशनल फर्टिलाइजर पर भी आपको एक रिएक्शन दिखेगा। मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी। अरमान, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन से नंबर्स हैं? जी, कई सारे नतीजे हैं, जिसमें सबसे पहले रिको ऑटो की बात करें तो नतीजे ओवरऑल आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 17.2% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है, 8.5% से बढ़कर 11.1% के आसपास आते हुए दिखे हैं। हैदलबर्ग सीमेंट, यहाँ पर नतीजे ओवरऑल आय लगभग 3% के आसपास गिर कर आई है। मार्जिन्स में आपको बढ़ाकर दिख रहा है, 19.1% से गिरकर मार्जिन्स जो है वो 11.5% के आसपास आते हुए दिखे हैं। एचपीएल इलेक्ट्रिक, मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 11.5% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में आपको गिरावट दिखेगी, 14% से गिरकर मार्जिन्स जो है वो 12% के आसपास जो है वहाँ पर आते हुए दिखे हैं।
जुबिलेंट फार्मोवा, यहाँ पर नतीजे अगर आप देखें मिक्स सेट ऑफ दिख रहे हैं। आय लगभग 10% के आसपास बढ़कर आई है, पर मार्जिन्स में यहाँ पर भी कटौती है। 16.2% से जो मार्जिन्स गिरकर लगभग 13% के आसपास आते हुए दिखे हैं, और कंपनी को जो मुनाफा था उसके चलते अगर आप देखें कंपनी को घाटा आता हुआ दिखा है। हालांकि इनका एक्सेप्शनल लॉस भी है जो 103 करोड़ के आसपास का है। हिकाल, यहाँ पर ओवरऑल नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं आपको। आय लगभग 8-8.5% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है, 12.2% से बढ़कर जो मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं वो 16.2% पर आते हुए दिखे हैं, और मुनाफे में भी लगभग 74% के आसपास का उछाल है। आईटीआई नतीजे ओवरऑल कमजोर दिख रहे हैं। आय लगभग 32% गिरी है, और अगर आप देखें कंपनी को कामकाजी तौर पर भी अगर आप देखें तो वो जो लगभग 197 करोड़ का जो अगर आप देखें तो वो लगभग 6.2 करोड़ के आसपास वो आता हुआ दिखा है। कंपनी का ओवरऑल जो मुनाफा था 355 करोड़ का, वो अब घाटा आता हुआ दिखा है 72 करोड़ का। टीसीएनएस क्लोथिंग, आय लगभग 14% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में बड़ा कट है, 8.4% से गिरकर 3.1% के आसपास। और अंत में एनएचपीसी, यहाँ पर अगर आप देखें तो रेवेन्यू जो है, आय जो है वो लगभग 21% बढ़ी है, और मार्जिन्स में भी आपको इंप्रूवमेंट है। 31% से बढ़कर मार्जिन्स 44.3% के आसपास आते हुए दिखे, और मुनाफे में भी लगभग 38% का आपको उछाल दिखेगा। तो ये है आपके लिए कुछ और नंबर्स जो इंपॉर्टेंट रहे हैं। कुशल, वापस आते हैं आपके पास, बताइए और क्या कुछ लेकर आए हैं नतीजों के हिसाब से। बिल्कुल, तो नतीजे हैं और एक दो खबरें हैं। सबसे पहले नौसिल नंबर्स यहाँ पर कमज़ोर दिख रहे हैं। मार्जिन्स 24% से लगभग 13%, मुनाफा भी 70 करोड़ से घटकर 28 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। साथ ही टाइम टेक्नोप्लास्ट नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। मार्जिन्स 13.3% से 14.2%, मुनाफा भी करीबन 15% ग्रो कर 64 करोड़ पर कंपनी ने दर्ज किया है। अदानी ट्रांसमिशन नंबर्स ठीक है, यहाँ पर भी 31.8% से 35.8%, मुनाफा 69% बढ़कर 389 करोड़ पर कंपनी ने जो है क्लॉक इन किया है। ऑन मोबाइल ग्लोबल यहाँ पर मुनाफे से घाटे में आती हुई दिख रही है कंपनी। 4 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल, पिछली तिमाही में, इस बारी 2 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। मार्जिन्स भी 2% से घटकर 1.4% पर कंपनी ने क्लॉक इन कर रहे हैं। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं हर एक पैरामीटर पर। इनफैक्ट 3 करोड़ के मुकाबले 55 करोड़ का मुनाफा कंपनी का आया है। मार्जिन्स भी लगभग 4% बढ़ते हुए दिख रहे हैं। न्यू इंश्योरेंस यहाँ पर नंबर्स के लिहाज से नेट प्रीमियम अर्न ये करीबन 9% बढ़े हैं। मुनाफा आप देखिए 155 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। पिछले साल ये घाटा था 543 करोड़ रुपए का, तो नंबर्स लार्जली ठीक ठाक लग रहे हैं यहाँ पर। और अंत में 2 खबरें हैं जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज समेत जितनी भी अन्य हाइड्रोजन कंपनियां हैं, गेल, एनटीपीसी, आइनॉक्स विंड्स फोकस में रहेगी, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स और ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स को लेकर जो ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स है उस पर ट्रांसमिशन फीस अब नहीं लगेगी। अगले 25 सालों के लिए ये ट्रांसमिशन फीस नहीं ली जाएगी। और अंत में गति लिमिटेड, यहाँ पर प्रमोटर टीसीआई फाइनेंस ने 25,000 शेयरों की बिकवाली की है। हिस्सेदारी इनकी घटकर 0.35% अब हो गई है, तो इस वजह से नेगेटिव प्रोमोटर एक्शन की वजह से गति लिमिटेड पर आपको आज असर आता हुआ दिख सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे खबरें और साथ ही ढेरों नतीजे भी। आइए ब्रोकरेजेस का क्या कहना है ये भी डाल देते हैं नज़र एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए इप्का लैब्स यहाँ पर नमरा की तरफ से रिपोर्ट आई है। न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है। 690 की क्लोजिंग है, 911 रुपये का टारगेट दिया है। सुबह यहाँ पर भी देखिए अच्छे नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है। हालांकि थोड़े से टारगेट प्राइस को जो कट किया है, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस से सिग्निफिकेंट अपसाइड है। जैसे कि सिटी की रिपोर्ट देखिए, खरीदारी के राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य जो है 896 से घटाकर 742 कर दिया, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है 507 रुपये पर। जेफरीज खरीदारी के राय को बरकरार रखें, 750 से लक्ष्य को घटाकर इन्होंने 683 कर दिया है। टॉरेंट पावर यहाँ पर भी नजर रखिएगा। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है। इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 555 की क्लोजिंग, 510 रुपये का टारगेट है। एशियन पेंट्स पर बढ़िया रिपोर्ट है, जहाँ पर जेपी मॉर्गन न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे 3100 रुपये के लक्ष्य के लिए। कमेंट्री अगर आप देखें तो अच्छी है, लेकिन टारगेट प्राइस और रेटिंग यहाँ पर अगर देखें तो कोई भी बदलाव नहीं है। और विंडो फार्मा, गोल्डमैन सैक्स खरीदारी के राय को बरकरार रखे। लक्ष्य इन्होंने 610 से बढ़ाकर 680 कर दिया, 611 की क्लोजिंग है। और मान रहे कि यहाँ पर जो कुछ नियर टर्म टेलमेंट्स हैं, इसके चलते आय में बढ़त आपको देखने को मिलेगी। इन्होंने भी अपने FY24 के फोरकास्ट में 7% और FY26 के फोरकास्ट में 17% की बड़ी बढ़ोतरी की है। सिटी खरीदारी की राय दे रहे 660 के लक्ष्य के लिए। सफायर फूड्स यहाँ पर भी खास नजर रखनी है। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय को बरकरार रखे, 1317 की क्लोजिंग है। टारगेट ऊंचा है 1700 रुपये का। अंबर एंटरप्राइज यहाँ पर अंत में देखिए खरीदारी की राय दे रहे हैं। जेफरीज 3120 रुपये के लक्ष्य के लिए, 2119 की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट्स जहां पर दिखेगा भरपूर एक्शन। जेफरीज का 1000 रुपये ऊपर का टारगेट है। लवली। जेफरीज
अंबर एंटरप्राइजेस 3120 के टारगेट के लिए पूरे 1000 रुपये ऊपर। आइए स्वागत किया जाए बिगुल के साथ हमारे सभी मेहमानों का। वक्त है पिक ऑफ द डे का। हिमांशु जी सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात सभी को। अनिल जी, पिक ऑफ द डे वही है जो मैंने कल क्लोजिंग शो में भी जिक्र किया था, जिसका टाइटन, जिसमें खरीदारी करके चलनी है। एक बहुत ही शानदार नीट क्लीन ब्रेकआउट अनचार्टेड टेरिटरीज में टाइटन के चार्ट्स में कल देखने को मिला है। स्पॉट में 2812 रुपए के आसपास का क्लोज है, यहाँ पे खरीदारी करेंगे। 2870 और 2920 ये दो टारगेट्स के लिए टाइटन रहेगा आज पिक ऑफ द डे, और स्टॉप लॉस 2775 रुपए का यहाँ पर लगाकर खरीदारी करके चलने की सलाह है। मेरा मानना है कि ये टारगेट्स आज या कल तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है राय आपके लिए टाइटन पर खरीदारी करने की हिमांशु जी की तरफ से। आइए स्वागत किया जाए बंसल जी का। भाई बंसल जी सुप्रभात, आपको दूसरे नंबर पर मैंने पिक ऑफ द डे पूछा है, समझ तो गए होंगे आप? नहीं, सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, समझने की चीज ये है जो भी मैं बताऊंगा, देखिए अनलाइक हिमांशु जी, मैंने और कुणाल जी ने भी काफी पिक्स दी थी, बट हम अनिल जी कल वाली पिक नहीं दे रहे अनिल जी। मार्केट के बाद भी काम करा है, काम के बाद अनिल जी मैच देखा अनिल जी, मैच के बाद बारिश में भी वेट करी अनिल जी। अच्छा, 12 बजे जब मैच रिज्यूम हुआ तो पूरा मैच देखा। हाँ। और सुबह जब उठा तो अनिल जी फोन उठाया तो फिर पाया कि भैया वो 3 आवर्स पहले आपका भी ट्वीट था अनिल जी। तो आप तो अनिल जी मतलब कि ना, कई लोग बोलते हैं कि जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, साइज बढ़ता है, जैसे आपका बड़ा हुआ है, तो अपना ना जो पैशन होता है उसको लोग लूज कर जाते हैं। तो आप अनिल जी अपना क्रिकेट का जो पैशन है ना, उसको आप लूज नहीं करा है आपने, क्योंकि आप तो सुबह मतलब कि हम तो जितने बजे उठ के चाय वाय पी रहे होते हैं, आप स्टूडियो में अनिल जी पहुंचे हुए होते हो। पूरा मैच आपने भी देखा है। नहीं तो अभी 8 फैन है अनिल जी, और कल लग नहीं रहा था। मतलब कि इतना अनिल जी हाईएस्ट एवर स्कोर था चेजिंग के लिए, जो कि फाइनल सीएसके ने करा, और काफी मतलब कि बढ़िया मैच था। बढ़िया मैच था अनिल जी फाइनल के अंदर, और पूरा अनिल जी काम करा है। और कुणाल जी, आप बिल्कुल नोटा का प्रयोग मत कीजिएगा, मैंने आपकी तरफ से बोल दिया, नहीं पिक देनी है, नहीं हो तो मुझसे ले लो आप। कुणाल जी तो देखो बिल्कुल चेन्नई सुपर किंग का लगा के आएंगे रुमाल एकदम उसको, है ना, आज भी बिल्कुल पॉकेट स्क्वायर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। वाह क्या बात है। अनिल जी, जी कुणाल जी। अनिल जी, अभी मैं बंसल जी की बात सुन रहा था बड़े ध्यान से अनिल जी। तो अब बंसल जी ने कहा कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है, और अनिल जी का साइज बहुत बड़ा हुआ है, तो अनिल जी ये कौन से साइज की बात हो रही है अनिल जी? थोड़ा आप प्रकाश डाल पाएंगे तो? मध्य प्रदेश की बात हो रही है, जिसका विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है, उसी की बात हो रही है, और कुछ भी नहीं है। लेकिन अच्छा हुआ, मतलब कम से कम घर के बाहर तो बंसल जी की बात को बहुत ध्यान से सुना जा रहा है। कुणाल जी ध्यान से सुनते हैं, कुणाल जी को पसंद इसीलिए करते हैं, कोई तो बंसल जी की बात को ध्यान से सुनता है। जी बंसल जी फरमाए सर, आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी ये गलत है अनिल जी, ये जो देखिए कहावत है इंग्लिश में, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ परसीवर अनिल जी। राइट। आप अनिल जी वो व्यक्ति हैं जिसने अनिल जी बिजनेस न्यूज चैनल को म्यूट से अनम्यूट कर दिया अनिल जी। ये अनिल जी आप तो कुणाल जी का और कितने लोगों का ऐसे दिल बहला रहे हैं, मध्य प्रदेश वगैरह कुछ नहीं। अनिल जी आप मतलब कि बिजनेस इंडस्ट्री के आप शहंशाह हैं अनिल जी। कितने लोग अनिल जी बिजनेस चैनल को अनम्यूट पे देखते थे, अब वो म्यूट पे अनम्यूट पे हो रहा है अनिल जी। कैसी बात कर रहे हैं अनिल जी आप तो अपनी शक्तियों को हम पहचानते हैं अनिल जी। ये कुणाल जी तो सुबह सुबह मजाक कर रहे हैं अनिल जी, ना इन्होंने मैच देखा ना कुछ देखा। आम की बेटी वो गिफ्ट कैंसिल अनिल जी। चलिए आपकी बात मान ली, बताए सर अब जी। अनिल जी भारत फोर्ज किसी भी फ्रंट पे अनिल जी कल हमने बिल्कुल भी शेयर नहीं करा। 814 के अराउंड की क्लोजिंग है, 767 का स्टॉप लॉस लगाना है, और 820 के एक एग्रेसिव टारगेट के लिए भारत फोर्ज है पिक ऑफ द डे। ओके, भारत फोर्ज में करें खरीदारी, राय आपके लिए इस वक्त आती हुई दिख रही। आइए सुमित जी से ली जाए उनकी पसंद की पिक आज के लिए। सुमित जी बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी आज जो स्टॉक चार्ट्स के ऊपर मुझे अच्छा लग रहा है वो है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार के अंदर मोमेंटम बना हुआ है। ब्लू स्टार यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखा सकता है। पिछले 3 दिनों में स्टॉक ने लोअर लेवल से मूव दिखाने का शुरुआत किया है, और स्टॉक को नीचे में एक अच्छा खासा सपोर्ट भी मिला है। 1460, 1470 इन लेवल्स के आसपास ब्लू स्टार में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक के अंदर नीचे में जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 1425 के पास का दिखाई दे रहा है, तो 1425 ये स्टॉक का नीचे में स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 1525 का इसका पहला टारगेट होगा।
1550 का इसका दूसरा टारगेट होगा। तो ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए ब्लू स्टार में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 1425 के स्टॉप लॉस से 1525 1550 के टारगेट्स के लिए। परफेक्ट। तो ब्लू स्टार में करें खरीदारी, राय सुमित जी की आती हुई। और आइए एक बार कुणाल जी से भी जान लें उनकी पसंद का शेयर। बताएं सर। अनिल जी पसंद का शेयर मैं बताऊं अनिल जी, उससे पहले अनिल जी मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं। आपका ट्वीट पढ़ा मैंने अनिल जी, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है जी जी, और आपने लिखा भी कि किस तरह से आपने परिवर्तन लाया। तो अनिल जी हम लोग, मैं और राकेश जी इसके साक्षी हैं। सीरियस नोट पर अनिल जी कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा परिवर्तन है अनिल जी। और जो आपने इसमें कहा कि बिजनेस और स्टॉक मार्केट मतलब इंग्लिश, अनिल जी यही धारणा थी और इसको पूरी तरह से बदला आपने अपने करियर में। तो अनिल जी केस स्टडी है ये। तो अनिल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। और आप दोनों को भी और हमारे बाकी सारे पैनलिस्ट, आप लगातार इस दिशा में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, हर रोज करते हैं और आपने पूरा साथ दिया, मेरी पूरी टीम ने, आप सब लोगों ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बनाएं। अनिल जी लुपिन खरीदना है और लुपिन में एक पैटर्न बना है जिसको कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं। और कोई भी अगर अनिल जी इस पैटर्न को देखना चाहता हो कि कैसे दिखता है रियल लाइफ में, तो लुपिन का चार्ट खोल करके देखें तो यहाँ पर आपको कप विद हैंडल पैटर्न नजर आएगा। ब्रेकआउट आता हुआ कल के ट्रेड में हमने देखा, खरीदारी करके चले। 795 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रख लें, 835 और 850 ये दो टारगेट है। स्टॉप लॉस रखना है 795 पर, लुपिन में खरीदारी करें। ओके वंडरफुल, खरीदे लुपिन। ये राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ से। अविनाश जी का भी किया जाए स्वागत। सुप्रभात सर, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी मेरा जो आज का पिक है, मेरे पास दो स्टॉक्स है। एक तो IRCTC है जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन नंबर डिक्लेयर किए, 30% का प्रॉफिट ग्रोथ, 40% का सेल्स ग्रोथ। और सबसे बड़ी बात, बहुत समय के बाद रेलवे इंफ्रा थीम में जो IRCTC का शेयर था, काफी ना चलने के बाद अभी मुझे लग रहा है कि इसको काफी अच्छी रेटिंग मिलेगी। मेरा अनुमान है कि आने वाला साल भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि कई नई गाड़ियां ये लॉन्च कर रहे हैं और इसका भी फायदा इनको मिलेगा। तो करीबन 750 का टारगेट प्राइस लेके अगले 6 से 12 महीने में इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। और अनिल जी दूसरा शेयर जो टायर सेक्टर से आता है वो गुडियर इंडिया है। नंबर्स बहुत ही बेहतरीन आए थे। चौथी तिमाही में इन्होंने करीबन 34 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था, जो पिछली बार 17 करोड़ था। पूरे साल का करीबन 125 करोड़ का प्रॉफिट आया। और डिविडेंड के मामले में ये बहुत लिबरल है, करीबन 50% का डिविडेंड पे आउट है। तो करीबन 26 रुपये का डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर किया है। ये ज्यादातर पैसेंजर कार और ट्रैक्टर के टायर्स में काम करते हैं। मुझे लग रहा है कि ये दोनों सेक्टर्स में अच्छी ग्रोथ आपको आने वाले साल में भी देखने को मिलेगी। तो करीबन 1260 का प्राइस चल रहा है। मेरा मानना है कि अगले साल करीबन 65 रुपये का अर्निंग आएगी, तो उसके हिसाब से करीबन 1450-1500 का टारगेट प्राइस अगले 12 महीने में पॉसिबल लग रहा है। तो ये दोनों स्टॉक्स मेरी तरफ से 1450-1500 के टारगेट के लिए गुडियर और साथ ही IRCTC 750 का टारगेट, इस पर करें खरीदारी। कल गुडियर के बारे में हम बात भी कर रहे थे जब नंबर्स आए थे और अच्छे नंबर्स इसके आते हुए दिखे थे। देखते हैं आज कैसा रिएक्शन रहेगा। कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर फोकस करना है नंबर्स के दम पर। NBCC सुमित जी आपके रेडार पर तो रहता है, कल नंबर्स आए, अच्छे नंबर्स आए। अभी सुबह अनिल जी इसके बारे में बात भी कर रहे थे। बताएं सर, NBCC चार्ट्स कैसी लग रही है इस समय? दिवांशु चार्ट्स भी अच्छे लग रहे हैं, स्टॉक ने मोमेंटम भी पकड़ा हुआ है। अप्रैल के महीने से स्टॉक ने लोअर लेवल से 10 रुपए का तेजी भी दिखाया और अभी भी लगता है कि स्टॉक में यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। कुछ दिनों पहले हमने स्टॉक पर रिकमेंडेशन भी दिया था और अभी भी लगता है कि स्टॉक यहां से जैसे 43-43.50 का लेवल तोड़ेगा 43-43.50 का, तो वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा और उसके बाद स्टॉक में 47 से 48 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो NBCC में जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। नीचे में सपोर्ट 40 रुपए का है, ऊपर में 43.5 का लेवल टूटते ही 48 रुपए तक के लेवल आने वाले कुछ ही हफ्तों में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपके लिए NBCC, इस पर रखनी है नजर, देखते हैं कैसा एक्शन इस पर आएगा। नंबर्स अच्छे हैं बट नंबर्स ने निराश किया RVNL के। अविनाश जी एक बार RVNL देखें सर, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत थी। रेलवे स्टॉक्स में जब से तेजी आई इसने लीड किया, इसी साल बढ़िया तेजी इसमें भी आती हुई दिखी थी, बट 11% रेवेन्यू गिरा है, 5% मुनाफा गिरा है, मार्जिन्स ठीक ठाक रहे हैं, एबिटा भी गिर कर रहा है। तो नंबर्स वैसे नहीं है जितना स्टॉक में एक्साइटमेंट रहा है। कैसे देखना सर RVNL को? नहीं, आपने सही कहा दीपांशु, नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग जरूर आ गए, लेकिन हमको एक बात समझना है कि देखिए कंपनी की ऑर्डर बुक ऑल टाइम हाई पे है, प्लस L1 ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि इस क्वार्टर में होपफुली क्या हो गया था कि एग्जीक्यूशन थोड़ा सा वीक था, हालांकि ये मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो हो सकता है कि ये नतीजों के बाद थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आपको देखने को मिले, लेकिन जो लॉन्गर टर्म स्टोरी है RVNL की, मुझे लग रहा है वो अभी भी बरकरार है। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई पैनिक की कोई बात नहीं है, बट होपफुली आने वाले क्वार्टर में अगर रिकवरी फास्ट होती है
तो डेफिनेटली इसमें आपको रीरेटिंग देखने को मिलेगी। बट ये नंबर्स के कारण हो सकता है कि आज कल में थोड़ा सा स्टॉक थोड़ा सा प्राइस करेक्ट हो, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड करे और फ्रेश खरीदारी अगर स्टॉक काफी निचले लेवल पे आता है तो डेफिनेटली खरीदने का मौका समझना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि अर्निंग स्टोरी में कोई बदलाव आया है। एक क्वार्टर से कंपनी की पूरी अर्निंग स्टोरी बदलेगी ऐसा मुझे तो लगता नहीं है, तो डेफिनेटली इसको बाय ऑन डिक्लाइन करना चाहिए। ओके, तो बाय ऑन डिक्लाइंस करें क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छी रैली आ गई है। नंबर्स इस बार के उतने रिफ्लेक्टिव नहीं है परफॉर्मेंस के। देखते हैं कैसी मूव इस पर आपको आती हुई दिख सकती है। KNR कंस्ट्रक्शंस, ये भी बाजार क्लोजली ट्रैक करता है, इसके भी नंबर्स आए, थोड़े मिले जुले नंबर्स रहे, ऑपरेशनली कुछ खास नंबर्स नहीं है, रेवेन्यू आपको जरूर बढ़कर आए। कुणाल जी, एक बार KNR कंस्ट्रक्शंस का चार्ट देखेंगे, कल 2% ऊपर बंद हुआ है 244 के लेवल पर, क्या कहते हैं इसकी चार्ट सर? देखिए, सबसे पहले तो एक चार्ट पर बड़ा मजबूत सपोर्ट है 240 रुपए के आसपास, और 19 तरह के आसपास बंदी आते हुए हमने देखी दीपांशु। मुझे लगता है 240 का लेवल अगर स्टॉक होल्ड करता है तो आपको वापस से इसमें ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिखेगा और ये स्टॉक अपनी रेंज के अपर एंड तक जाएगा। जो स्तर 270 रुपए के हैं, तो मुझे लगता है 240 के नीचे स्टॉप लॉस रखकर जिनके पास लॉन्ग पोजिशन है होल्ड करें। KNR कंस्ट्रक्शन, ये है आपके लिए राय कुणाल जी की तरफ से। धन्यवाद कुणाल जी, धन्यवाद कुणाल जी आपको इस शो के लिए। कुणाल जी धन्यवाद। अब अगला शो शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट एड। हाँ, आप क्या समझे, जाना है? जल्दी हाँ, जाना नहीं। अरे फर्स्ट एड शुरू हो रहा है हेडलाइंस के साथ। तो जी मैं तो ब्रेक तब ठीक है। नहीं जी, मैं ब्रेकफास्ट के लिए कुछ करने लगा था। अनिल जी, शो के बीच में ब्रेकफास्ट करते हो? ये तो गजब है। रुको, कैमरामैन भेजता हूँ जो आप पे नजर रखे।